तो आपको पानी पीना है घूट घूट भर के, ताकि ज्यादा लार अंदर जाए, और पानी को बच्चों की तरह से मुंह में घुमाइए, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्रिया है। ठीक है, अब आगे चलता हूं। आगे का एक सूत्र है भागवत जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए। पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही है ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूं। पानी जब भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें, उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पिए, माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पिए, माने गुनगुना पानी पिए। गुनगुना शब्द है। एक शब्द कोमट, कोमट शब्द गुजराती है नहीं, मराठी है शायद। हाँ, गुनगुना पानी पिए। नवसे का पानी कहते हैं राजस्थान में, नवसे का हल्का गरम गुनगुना पानी पिए। कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए। तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रहता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है। तो ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। तो भागवत जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और आधुनिक विज्ञान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूं। आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, कल्पना करिए, तो पानी क्या करेगा? पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना। बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया। अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो, अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में, तो शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो। और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास, यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया, तो आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्यु आएगी। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है, तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। आपका जो जठर स्थान है ना, वो तुरंत उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी। तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा। थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है, उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी। मान लीजिए हृदय का रक्त पेट में चला गया, ब्रेन का रक्त पेट में आ गया, क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना, काम करता है, तो ब्रेन का सबसे पहले आता है, हृदय का उसके बाद आता है। दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया, तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई। और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है। और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो पैरालिसिस हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के? माने ठंडा पानी ना पिए। भागवत जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं। अमेरिका में, यूरोप में ज्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं। पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है 4-5 दिन, खूब ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीते। परिणाम क्या देखा है मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में, तो 1-1 घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो 2-2 घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? टॉयलेट रूम तो न्यूज़पेपर के लिए बनाया नहीं है। तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें? और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या। माने मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे, उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत।
कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई, ऐसे रहना चाहिए उसको, वो हो गई संकुचित। ये ठंडे पानी का असर है। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए। अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं, तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कह देता हूं, वो बात वैसे आगे आएगी। भागवत जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीजें एक साथ ना खाएं कभी भी, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में, बारातों में जाता हूं तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं। इनविटेशन देकर बुलाएंगे, आओ हमारे यहां मेहमान बनकर, तो पहले गर्म खाना खाओ, पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ। ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। तो ये जो ठंडे होने की बात है, ये यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है। वैसे ये कल भी आने वाली है, परसों सॉरी। तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, ठंडा पानी कभी ना पिए, भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सोकर उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए, ये है मतलब कहने का। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए। आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने और वैद्यों ने इसको कहा ऊषापान करें। ऊषापान माने सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए, दांत साफ करके सोइए, दंत मंजन करके सोइए, दातुन करके सोइए, उठते ही पानी पीजिए। क्यों? कारण पूछिए। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। भागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है। इसी को ऊषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? तो उन्होंने 1 से 1.25 लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए। वयस्क माने 18 से 60 साल, 1 से 1.25 लीटर। और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 1.25 लीटर माने 750 ग्राम, और 60 के ऊपर वालों के लिए भी 750 ग्राम, 750 ग्राम। 750 ग्राम माने कम से कम 2 गिलास बुजुर्गों के लिए, 2 गिलास बच्चों के लिए, और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए। कम से कम इतना पानी पिए। पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके ही पीना है, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। तो मेरे पास ऐसे कुछ 8-10 पेशेंट हैं जिनको ऐसी ही कंडीशन है। डायबिटीज होने के कारण शरीर में फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, घाव बढ़ गया, वो भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया, भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे, और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है, गैंग्रीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, कुछ होता नहीं अभी। और कोई, उसने बेचारे ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया। तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों। तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से,
तो बच्चों ने चालू कर दिया। बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे। बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है। अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है। लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना। 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई। 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और 2-4 बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए। 6-8 महीने में धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े। मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। भागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। तो मैंने आज आपको 4 सूत्र बताए, उनको फिर से रिपीट करता हूं। सूत्र बताना, ये 4 रिपीट करके खत्म, फिर प्रश्न। पहला सूत्र मैंने बताया था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी ना पिए, लगभग 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था पानी हमेशा घूट घूट भर के पिए, सिप सिप करके पानी पिए। तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी पिए। और चौथा सूत्र बताया था कि आप सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। ये चारों सूत्र भागवत जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक हैं। माने जिंदगी भर आपका पेट और आपकी जठर अग्नि काम करती रहे, इसके लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय। हाजी भाई, आपने कहा कि उषापान करना चाहिए, उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए? हाँ। देखिए उषापान, दूसरी बात, पान जो कहा आपने खाने के लिए, तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं, पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए। भागवत जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो। कसेला, कसेला स्वाद माने देशी पान, सीधी सी बात है। विलायती पान मत खाइए, देशी पान खाइए। तो स्वाद जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा। और भागवत जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं 2-3 दिन बाद वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, जो प्रकृति की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो भागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए।
तो गहरे रंग वाला पान खाइए, गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए, जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे रंग का, ये सब एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी अस्थमेटिक है। इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूव किया है। आज का विज्ञान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए, माने कसेला उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें सबसे ज्यादा चूना। तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। 1 ग्राम आप समझते हैं इतना होता है। चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना 1 ग्राम होता है। चने का दाना आधा तोड़ो तो 2 हिस्से हुए, ये 2 हिस्से के 4 कर दो, और वो 1 हिस्सा जो है वो 1 ग्राम। तो उतना आप चूना लगाइए उस पर। फिर चूने के साथ क्या खाएं? आप उसमें सौंफ खाएं, सौंफ का नियम उन्होंने बताया, सौंफ खाएं। दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें, अजवाइन 2-4 दाने, ज्यादा नहीं। और वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग। और कहते हैं बड़ी इलायची। और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं। ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए। सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा, तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं। ठीक है, तो पान में क्या खाएं? दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो ऊषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए। बागभट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए, जरूर गुनगुना। वो एक ही कंडीशन में कहते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए। क्यों? ये जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में है, इसलिए ताम्र पात्र के पानी को सुबह गर्म करने की जरूरत नहीं। रात में आपने भर के रखा, सुबह उठकर पी लिया। बाकी कोई भी पानी स्टील के बर्तन वाला है तो गुनगुना करिए, आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए। और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए? और तीसरा कोई, एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए। स्टील वेसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए। स्टील वेसल माने स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए। ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे पी सकते हैं। आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं? तो जरूर पी सकते हैं, 3 महीने, इसके आगे नहीं। ये आप जरा सोचिए ध्यान से। वो ये कहते हैं 3 महीने आप पी सकते हैं लगातार ताम्र पात्र का पानी, फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं, फिर 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं। ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं। लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। हाँ, सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है। कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं, तो बागवती जी ये कहते हैं कि 3 महीने लगातार पीजिए पूरे दिन, फिर उसके बाद 15-20 दिन ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन को दूसरा पानी पी, फिर आप वापस 3 महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्र पात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है। सुबह का तो ताम्र पात्र का ही सबसे अच्छा है जी। भोजन के बाद जो रस और मट्ठा पीने के लिए बताए थे आप, तो क्या ये अमृतई को शांति करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मट्ठा है ना, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है। और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब भागवती जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन भागवती जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, ये बात ध्यान से समझिए, पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है। पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता है। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा। तो पानी का रंग, गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया। तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में, माने फल में,
तो फल के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे, और पानी है दूध में तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट, तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं, लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए। अब दही का गुण क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है दही में, क्योंकि जो वस्तु में भी चिकनाई आ गई, चिकनाई समझते हैं आप, फैट, दही में भरपूर चिकनाई है। दूध से ज्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज्यादा चिकनाई मक्खन में है, और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में। तो भागवती जी कहते हैं कि जिस वस्तु में भी चिकनाई है वो अग्नि को और भड़काएगी। आप जो है ना घी डालते हैं यज्ञ में तो अग्नि भड़कती है कि नहीं? ऐसे ही पेट में घी खाएंगे, दही खाएंगे, दूध पिएंगे तो अग्नि और प्रदीप्त होती है, माने खाने को और जल्दी से पचाएगी। खाली पानी अग्नि को शांत करता है, लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अग्नि को प्रदीप्त करेगा, क्योंकि उसके गुण वस्तु के हिसाब से हो जाते हैं। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश। रीजन बताऊंगा परसों, क्योंकि ये परसों आने वाला है। देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी बता दूं, कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि और प्रश्न के लिए उत्तर के लिए समय है। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, और बगल का तापमान मुंह का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है, लगभग 1 से 1.5 डिग्री। तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। अब आपने 40 डिग्री से ऊपर की कोई वस्तु खाई, जैसे चाय पी तो वो 40 से ऊपर की है, कॉफी 40 से ऊपर की है, तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पे लाएगा, और उसके लिए एंटी रिएक्शन होता है, पानी को ठंडे से गर्म करेगा फिर गर्म से ठंडा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ऐसा कंफ्यूजन जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी, इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको 2-3 गियर चेंज करने पड़े, एक ही मिनट में टॉप गियर से फर्स्ट में आना पड़े, फर्स्ट से आपको टॉप गियर में जाना पड़े, तो कैसे चलेगी गाड़ी? झटका देगी, तकलीफ देगी। ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है, वो गर्म कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है, तब तक आपने आइसक्रीम खा के अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंत, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए। गर्म भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बर्फ आदि ना खाएं, और बर्फ आदि के साथ गर्म भोजन ना करें। आपने पानी पीने का तरीका बताया कि सिप बाय सिप लेना, क्या उसका भी कोई तरीका है कि खड़े खड़े पानी पीना या बैठ? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं कल बात करूं, क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है। जी देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दूध को भागवत जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? भागवत जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, क्योंकि भागवत जी 3500 साल पहले हुए। ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। तो चाय कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है, माने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिक्र आता है। हाँ, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया। काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया है। वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है। कोई भी काढ़ा, जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं, वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में भागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पिएंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर, जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है। जी
नहीं, गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए, तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिएं। तो ये काढ़ा औषधि है। सुबह के अगर समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं। फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं। फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है। तो ये वात, पित्त, कफ के महीने भी होते हैं, जैसे शरीर है वैसे में। तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं, वात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर। और गर्म काढ़ा सभी गर्म है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए। तो 2 फायदे होंगे। भविष्य के लिए आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी, भविष्य के लिए। और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है, इसके निकल जाने की गारंटी। क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है, रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, वो कचरा ही है। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपए किलो मिलती है। क्या भाव? 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है। और 150 रुपए किलो चाय मिलती है, और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है, और 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए, मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 20 रुपए किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में 3 महीने, ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया, लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये 3 महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी, हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? 1 गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून। और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है, काकवी। काकवी आप समझते हैं? गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड़ होता है, तरल गुड़, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। तो या तो काकवी या तो गुड़, नहीं मिले तो खांड। खांड आप समझते हैं? और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बागवती जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी। 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है। जी मिश्री बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था। मिश्री, मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है। सोंठ है तो बहुत अच्छा है। सोंठ जो है, अर्जुन छाल सोंठ अगर मिला के उपयोग करें तो सर्वोत्तम वातनाशक काढ़ा होता है, सर्वोत्तम। अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का। तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं, कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूं। और किताबों में तो पूरी लिस्ट है, वात के रोग क्या, पित्त के क्या, कफ के क्या। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब वात के रोग है। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए। बहुत जन कहते हैं तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद छाछ पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा? दाल चावल के साथ छाछ, दाल चावल खा लिया मैंने खाने में, उसके बाद खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। देखिए तो इसमें सूत्र ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा, ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। द्विदल समझते हैं? एक दाल के जिसके दो, द्विदल के साथ दही का निषेध है। भागवत जी ने भी कहा है, महावीर स्वामी ने भी कहा है, गौतम ऋषि ने भी कहा, सबने कहा द्विदल के साथ दही का निषेध है। तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो द्विदल ही है, अरहर की खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, तो द्विदल है। तो द्विदल के साथ दही कैसा? तो उसके लिए भागवत जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं, लेकिन खा रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदले।
और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें, माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, वैसे तो है और ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में। रसोई में 3 चीजें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं। एक तो है जीरा, दूसरा है सेंधा या काला नमक, सेंधा या काला, ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं, सेंधा नमक या काला नमक। तीसरी है अजवाइन। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें, फिर पी लें। अजवाइन जीरे का बघार लेकर, बघार लेना तो आप समझते हैं ना, बघार शब्द तो बघार ले लें अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंधा नमक, फिर ताक पिए, माने मज्जिगे पिए, माने मट्ठा पिए। अदरक की जगह सूंठ, दही में कभी भी अदरक की उपयोग नहीं होता, सूंठ उपयोग होता है। अदरक और सूंठ में थोड़ा अंतर है, सूंठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूंठ का गुण अदरक से ज्यादा है। फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट, वैसे फ्रूट्स का भागवत जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा, माने नाश्ता ही फ्रूट का करें, जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए, तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया, प्रकृति के द्वारा पकाया गया, माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया। हाँ बिल्कुल। छाछ शरीर के लिए ठंडा करता है तो बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी, दे सकते हैं बिल्कुल। अजवाइन डाल के बच्चों को, 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है। और अजवाइन पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, हर मौसम में पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं, आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं। सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे। फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है। मटकी का जो पानी होता है, गर्मियों में राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी लाके हम पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं? जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है। जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं है। ये जो फ्रिज का पानी है ये 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ये बहुत ठंडा है।